हेलो दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं द एमपी एग्जाम विद रवि में। कल हमने पढ़ा था विदेशियों का आक्रमण। आज हम फिर पढ़ेंगे मौर्यकाल। तो मौर्यकाल या मौर्य वंश। मौर्य वंश तो मौर्य वंश को जानने से पहले हम इसके स्त्रोतों की बात कर लेते हैं कि इसके स्त्रोत क्या रहे हैं, इसकी जानकारी के स्त्रोत क्या रहे हैं। तो इसके दो स्रोत हैं, नंबर एक, नंबर दो। नंबर एक साहित्यिक या साहित्यिक और नंबर दो पुरातात्विक। पुरातात्विक साहित्यिक में हमारे दो हैं, देसी और विदेशी। और पुरातात्विक में अशोक के शिलालेख, मुख्य रूप से अशोक के शिलालेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। किससे? अशोक के शिलालेख से। किससे जानकारी प्राप्त होती है हमें? अशोक के शिलालेख से। और देसी में भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक धार्मिक और एक गैर धार्मिक। धार्मिक में आप इसे भी दो भागों में बांट सकते हैं। इसमें आ जाएगा एक आपका जैन, क्या आ जाएगा? जैन। और दूसरा आ जाएगा बौद्ध, क्या आ जाएगा? बौद्ध। दूसरा आ जाएगा आपका बौद्ध। पहला जैन, दूसरा बौद्ध। गैर धार्मिक में आपका क्या आ जाएगा? देसी में आपका आ जाएगा इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, क्या आ जाएगा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, क्या आ जाएगा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि एक राजनीति विज्ञान पर लिखी गई पुस्तक है। और इसी में आ जाएगा आपका मुद्रा राक्षस। और विदेशियों में आ जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका और एवं अन्य यूनानी ग्रंथ आ जाएंगे इसमें। क्या? अन्य यूनानी ग्रंथ आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? अन्य यूनानी ग्रंथ आ जाएंगे। और ये हमारे देसी विदेशी अशोक हो गए। और ये हमारे जानकारी के स्रोत हैं। इसकी जानकारी के स्रोत हमारे क्या है? जानकारी के स्रोत हैं। और इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं इसकी स्टोरी पर, क्योंकि स्टोरी से समझना और समझाना बेहद आसान होता है। तो इसे मैं रफ कर लेता हूँ। क्योंकि कल हम लोगों ने चर्चा की थी सिकंदर की, तो इसको हम सिकंदर से आगे बढ़ाते हैं मौर्य वंश को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक भारत का मैप बना लेता हूँ। ये आपका मगध। तो चूंकि कल मैंने आपको बताया था कि ये यूनान से कौन था? यूनान से सिकंदर। कौन था? सिकंदर था। और ये सिकंदर बचपन में ही या छोटी सी उम्र में ही विश्व विजेता का सपना रच लेता अपने दिमाग में, और विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से एक पूर्व की ओर भ्रमण करता है या पूर्व की ओर आता है। पूर्व की ओर आते हुए ये सबसे पहले यहाँ के क्षेत्रों को जीत लेता है, जैसे यहाँ पे ईरान, इराक यहाँ और अफगान। ये वर्तमान का भारत है। ईरान, इराक और अफगानिस्तान वगैरह और बलूचिस्तान वगैरह को जीतते हुए ये भारत में प्रवेश करता है। और यहाँ पे एक शिक्षा का केंद्र रहता है तक्षशिला। क्या रहता है? तक्षशिला।
या बोल सकते हैं एक जनपद थी, ये महाजनपद थी गांधार, जिसकी ये क्या थी, राजधानी थी। और यह शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। क्या था? शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था उस टाइम। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, शिक्षा का एक केंद्र था। इसमें इस सिकंदर के आने से यहाँ पे हलचल पैदा हुई थी कि ये सिकंदर ऐसे आ रहा है क्योंकि, तो ये भारत पर आक्रमण करेगा निश्चित रूप से। और हुआ भी ऐसा ही। मैंने आपको कल बताया था कि सिकंदर ने कैसे कैसे ऊपर के प्रांत को जीत लिया था, कहाँ के, पंजाब के प्रांत को जीत लिया था। ये मैंने आपको कल बताया था। और इससे ही परेशान होकर ये तक्षशिला में जो गुरु रहते हैं, इसमें सभी विषय के गुरु रहते हैं, जिसमें से एक राजनीतिक विज्ञान का गुरु रहता है, उसका नाम है चाणक्य। चाणक्य बड़ा परेशान रहता है। चाणक्य परेशान रहता है। और उसकी परेशानी क्या है? उसकी परेशानी है कि सिकंदर जो यूनान से आ रहा है, ये भारत पर आक्रमण करेगा और भारत को विजित करेगा। तो इसके मन में चिंता होती है कि भारत को कैसे बचाया जाए। तो ये कल्पना करता है कि एकता में बल है, क्योंकि 16 महाजनपद बटे हुए थे। अगर ये 16 महाजनपद मिल जाए तो सिकंदर इस भारत का कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस टाइम भारत जैसा नाम प्रचलित नहीं था। भारत तो था लेकिन भारत जैसा नाम प्रचलित नहीं था। तो ये 16 महाजनपद को एक इकट्ठा करने की सोचता है और कहता है। और हुआ भी यही कि सिकंदर को चाणक्य इसी के उद्देश्य से कहा जाता है मगध, क्योंकि उस टाइम मगध सबसे शक्तिशाली केंद्र था। क्षेत्रफल इतना इसका बड़ा नहीं था, लेकिन शक्तिशाली महाजनपद था। और इसका उस टाइम पे जो आपको पता है, नंद वंश का शासक था। कौन? घनानंद। कौन था यहाँ पे? और घनानंद से ये आके कहता है कि सिकंदर हमला कर रहा है, आपको भारत को बचाना है। क्योंकि ये घनानंद अपने मदोशी में रहता है और ये चाणक्य की बात को ठुकरा देता है। और इसकी, आपने सुना होगा, ये इसकी चुटिया को काट देता है या चुटिया को निकाल देता है इसके सिर से। तो चाणक्य को बहुत गुस्सा आ जाती है और चाणक्य वापस आते हुए इसे रास्ते में कुछ बालक मिलते हैं खेलते हुए, जो कि एक व्यक्ति था, उसके एक गुलाम थे। कौन? ये बालक मिलते हैं जो कि एक व्यक्ति था, जिसके एक गुलाम थे। और इन गुलामों में एक अपना था चंद्रगुप्त। जो चंद्रगुप्त की युद्ध कौशल को देख करके ये चाणक्य बहुत प्रभावित हुआ और इस बालक को इस व्यक्ति से खरीद लेता है और खरीद करके ये लाता है कहाँ? अपनी तक्षशिला में यहाँ पे लाता है। तक्षशिला में लाने के बाद इसे शिक्षा प्रदान करता है। और उस टाइम तक्षशिला में जो प्रवेश की न्यूनतम आयु थी वो थी 16 वर्ष। क्या थी? 16 वर्ष आयु थी न्यूनतम प्रवेश की। और उसके बाद इसमें 8 वर्ष का अध्ययन होता था। क्या? 8 वर्ष का अध्ययन होता था। और तीसरी बात, इसमें ब्राह्मण और क्षत्रियों को ही शिक्षा दी जाती थी। क्षत्रियों को ही शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार इसके वर्ण का भी पता चलता है कि ये जो चंद्रगुप्त था वो क्षत्रिय था, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ में से शूद्र भी कहा गया ब्राह्मण ग्रंथ में। और जैन और बौद्ध ग्रंथ में इसे क्षत्रिय कहा गया है। और इससे मेरे को याद आया, इसकी जो माँ थी वो, उसका नाम था मुरा, जो कि मोर पालते थे। और मोर कौन पालता था? शूद्र। तो इसके शूद्र होने का भी वहां से प्रमाण मिलता है। और जैन ग्रंथ में से क्षत्रिय कहा गया है, ब्राह्मण ग्रंथ में से शूद्र कहा गया है। और विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस पुस्तक में इसे वर्षल कुल का बताया गया है। क्या? किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षल कुल का बताया गया है। इसके बाद इसकी शिक्षा यहाँ से पूर्ण होने के बाद क्या हो रहा है बताता हूँ मैं आपको।
एक तक्षशिला है, एक तक्षशिला, एक तक्षशिला में शिक्षा पूर्ण होने के बाद चंद्रगुप्त सबसे पहले हमला करता पंजाब पर। पंजाब पर क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिकंदर आया था तो यहाँ पे कुछ यूनानी गवर्नर रह रहे थे या यूनानी मंत्री रह रहे थे जो यहाँ पे शासन कर रहे थे पंजाब पर। इनसे जनता यहाँ की परेशान थी। यहाँ से इस जनता को मुक्ति दिला देता है यूनानी गवर्नर से। और उस टाइम इसकी उम्र थी लगभग 24 साल। क्या 24 साल? 24 साल। और यहाँ के पंजाब के सरदारों को, पंजाब के व्यक्तियों को लेकर के ये हमला कर देता है। कहाँ? मगध पर। कहाँ करता हमला है? मगध पर। और मगध पर हमला करने के बाद ये मगध को विजित कर लेता है। और इसका जो टाइम पीरियड में भूल गया। और ये हमला कब करता है? 300, इसका टाइम पीरियड 322 BC से 298 BC, 298 BC। और 323 में ये मगध पर हमला करता है। और यहीं पे इसका राज्यारोहण होता है। राज्यारोहण पंजाब में भी होता है इसका और मगध में भी होता है। और इसका जो गुरु रहता है चाणक्य, उसको ये अपना मंत्री बनाता है। इसके उपरांत मगध, ये जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद को भेद कर लेता है। और 16 जो भारत अभी अपना ऐसा था, यहाँ से ऐसे ऐसे ये पूरे 16 महाजनपद पर एकमात्र राजा बन के रह जाता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चलो मैं इसे साफ कर लेता हूँ, उसके बाद और बताता हूँ। क्योंकि मगध पर कब्जा करने के बाद, यहाँ मगध पर कब्जा करने के बाद ये अन्य क्षेत्रों को विजित कर लेता है। और उसी में ये पंजाब का एक, यहाँ का पंजाब ये जो पंजाब है, पंजाब का एक शासक या बोले यूनान का गवर्नर, जो कि सिकंदर के समय आया था। और सिकंदर जब वापस गया था तो अपनी जीती हुए जितने भी क्षेत्र थे वो अपने गवर्नर को दे के गया था। क्या? अपने गवर्नर को दे के गया। तो यहाँ पे एक गवर्नर था। कौन? उसका नाम है क्या? सेल्यूकस निकेटर। आपने पढ़ा होगा सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर से इसकी क्या होती है? लड़ाई। और लड़ाई क्यों होती है? इसी क्षेत्र को लेकर के, या युद्ध होता है। मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ लड़ाई। तो युद्ध होता है। और इस युद्ध के उपरांत ये अपनी पुत्री का विवाह, संधि के रूप में अपनी पुत्री का विवाह हेलेना का विवाह कर देता। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। और इसके बाद ये चंद्रगुप्त भी इसे 500 हाथी देता है उपहार में। क्या देता है? 500 हाथी देता है उपहार में। और इसके बाद एक राजदूत भी भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य में। उसका नाम है मेगास्थनीज, जो 304 से 299 तक रहा। 304 से 299 तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। और यहाँ पे भी चंद्रगुप्त मौर्य कब्जा करके अपने क्षेत्र को विस्तार कर लेता है। अब इसके क्षेत्र की बात करें तो नीचे कर्नाटक तक था, दक्षिण में कर्नाटक तक। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मास की अभिलेख से। कहाँ से मिलती है? मास की अभिलेख से। और इधर इसका मगध तक तो था ही, आपको मैंने अभी बताया। मगध या बंगाल तक इसकी जानकारी हमें महास्थान अभिलेख से पता चलती है। और यहाँ पे इसकी ये काबुल, कंधार और बलूचिस्तान और एक हेरात तक इसका अधिकार क्षेत्र था। और ये क्षेत्र जो किसने दिए थे? ये दिए थे से उपहार में। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। किसने दिए थे? सेल्यूकस निकेटर ने। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर के बाद क्या होता है? इसका दरबार लगता है पाटलिपुत्र में। और उसमें इसका गुरु
गुरु, गुरु होता है भद्रबाहु, भद्रबाहु, भद्रबाहु। जो उसे संलेखन पद्धति की बात बताता है वो इसलिए बताता है क्योंकि इसके टाइम पीरियड में यहाँ पे किसमें, मगध में या पूरे भारत में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था, 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था। उससे निजात के लिए इस भद्रबाहु ने इसे दक्षिण में संलेखना पद्धति से अपने प्राण तजने को कहे थे। तो इसने संलेखना पद्धति से अपने प्राण तज दिए या निकाल दिए या मर गया, जो भी है, ठीक है। इसके बाद इसकी अन्य चर्चा कर लेते हैं। तो प्लूटार्क में से एंड्रोकोट्स का है क्या? प्लूटार्क में से एंड्रोकोट्स का है, प्लूटार्क में से एंड्रोकोट्स का है, क्या का है? प्लूटार्क में से एंड्रोकोट्स का है। और जस्टिन ने इसे सेंड्रोकोट्स का है। किसने? जस्टिन और स्ट्रैबो ने, जस्टिन और स्ट्रैबो ने इसे क्या कहा है? सेंड्रोकोट्स का है। और इसकी हाँ एक का। इसके बाद इसका जो गुरु होता चाणक्य को यहाँ पे अब चिंता होने लगती है कि इतना बड़ा साम्राज्य है, चंद्रगुप्त मौर्य मर भी गया। अब इसके बाद इसको चिंता क्या होती है कि 16 महाजनपद जो एकीकरण हो गए, क्या ऐसा ऐसे शासक द्वारा मिल सकता है? सोचता है कि नहीं मिलेगा। और लेकिन इसके विपरीत हुआ, क्या हुआ कि बिंदुसार हुआ, जो अपने पापा की तरह यानी कि अपने पिता की तरह, चंद्रगुप्त मौर्य की तरह एक योग्य शासक था। लेकिन इसने क्या किया? जब इसका पुत्र हुआ, किसका? चाणक्य का पुत्र था। कौन? बिंदुसार कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार की जब बिंदुसार की माँ थी दुर्धरा के गर्भ में जब बिंदुसार था तो उसे धीमा धीमा जहर देता रहा था जिससे कि ये मर जाए। और जब ये पैदा हुआ था तो जहर की वजह से इसके शरीर पर छोटे छोटे बिंदु बन गए थे। क्या बन गए थे? छोटे छोटे बिंदु। इसी के चलते इसका नाम बिंदुसार पड़ा। बिंदुसार के बारे में और जानकारी मैं बता देता हूँ, पहले रद्द कर लेता हूँ। बिंदुसार को आमित्र चैट्स या चैट्स भी कहा जाता है। क्या? चैट्स, शत्रुओं का नाश करने वाला, सामान्यतः इस शब्द का ये अर्थ होता है। इसके बाद इसकी 2 संधियां होती हैं, एक सीरिया के शासक के साथ, एक सीरिया का शासक रहता है और एक मिस्र का शासक रहता है। मिस्र का शासक ये रहता है टोलोमी फिलाडेल्फस और ये रहता है एंटीओकस। और संधि के रूप में क्या लेता है इससे? कौन? बिंदुसार। शराब नंबर 1, शराब नंबर 2, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक फिलोसफर। क्या लेता है? शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक। और एक राजदूत भी आता है, एक दार्शनिक के रूप में राजदूत आता है। डाइमेकस। और यहाँ आता है राजदूत डायनोसिस। कौन आता है? डायनोसिस। ये डायनोसिस भेजता है किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। और इसी के कार्यकाल में तक्षशिला, जो यहाँ पर तक्षशिला था,
तक्षशिला। यहाँ पे विद्रोह आता है, उस विद्रोह को दबाने के लिए, उसको दबाने के लिए अशोक और सुसीम को होता है। सुसीम पहले अशोक जाता है जो इस विद्रोह को दबाने में सफल रहा। क्या? इस विद्रोह को दबाने में सफल रहा, और जो सुसीम था वो असफल रहा। ऐसा माना जाता है, ऐसा लिखा है कि इसके 100 पुत्र थे। किसके? बिंदुसार के 100 पुत्र, या 101 से लेकर 103 तक इसके पुत्र थे। समांतर कई विचारक या इतिहासकार इसके 100 पुत्र बताते हैं। इन 100 पुत्रों से एक अशोक था, और इस अशोक ने इन अपने 99 भाइयों की हत्या करके एक गद्दी हासिल की। क्या? अपने 99 भाइयों की हत्या करके एक गद्दी हासिल की, और ये संघर्ष 4 साल तक चला रहा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? आप फीडबैक जरूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो सुनने के लिए। थैंक यू।